नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, विषय अध्यापक, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। पिछली वीडियो में हमने आप सभी को भारत यानी यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाया था। अब हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 है, इतिहास विषय का है। सबसे पहले इसकी रूपरेखा देखते हैं। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और सहयोग यानी खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन नाम भी दिया बताया है। आंदोलन के भीतर अलग अलग जो धाराएं थी, फिर सविनय विद्या की ओर, विजय आंदोलन हुआ था उसकी ओर, सामूहिक अपनेपन की भावना। इस प्रकार से इसमें ये कहा जा रहा है कि इसकी पाठ की रूपरेखा रहेगी, जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ नंबर 2 है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें इसका रूपरेखा देखते हैं कैसी है, जो इसमें इसकी भूमिका दी है। पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। बच्चों, राष्ट्रवाद तो हुआ था, एक राष्ट्र का निर्माण तो हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे राज्यों का भी एक उदय हुए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में एक राज्य भी बने थे। कहते हैं इसमें लोगों की स्वयं को समझने की और अपनी पहचान के बारे में जो भावना थी उसमें परिवर्तन हुआ था। व्यक्तियों ने अपने आप को जाना, अपनी भावनाओं को समझा, उसमें बहुत सारा परिवर्तन भी हुआ। साथ ही उनमें अपने राष्ट्र के प्रति लगाव भी उत्पन्न हुआ। अधिकांश देशों में इस राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद संभव हो सका। कहते हैं बहुत सारे देश ऐसे थे जिनमें ये जो प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी समय लगा इसको जानने में। कहते हैं इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि हमारे देश में इस सामूहिक पहचान की भावना और राष्ट्र चेतना का उदय एवं विकास किस प्रकार हुआ। अब हम इस वाले चैप्टर में क्या देखने वाले, हमारे देश के अंदर ये भावना जो है किस प्रकार जागृत हुई। कहते हैं उपनिवेशवादी विरोध से जुड़ा हुआ था। कहते हैं जिस प्रकार वियतनाम और दूसरे उपनिवेशियों में राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवादी विरोधों से जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास उपनिवेशिक परिस्थितियों में ही हुआ था। वियतनाम में भी इस प्रकार से हुआ, तो भारत भी ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ था। कहते हैं उपनिवेशों के शासकों का विरोध करते समय ही हमारे देश के लोगों में आपसी एकता भावना के महत्व को पहचान सके। कहते हैं जब ये उपनिवेशीवाद आए, यानी उपनिवेशीवाद लोग वो होते हैं जिन्होंने आकर हमारे देश पे शासन किया, शासक आके मतलब हमारे देश पे स्थापित हो गए, अपना काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। कहते हैं विरोध करते ही हमारे देश के लोगों में आपसी एकता भावना का जो महत्व है वो पहचानने लगे। जब उन्होंने ये काम करना शुरू किया तो उस समस्या से हमारे देश के अंदर जो एकता की भावना थी उसकी पहचान होनी शुरू हो गई। यही नहीं, विदेशी शासकों द्वारा उनका जो उत्पीड़न हुआ था, उन्हें जो प्रताड़ित किया गया था, उसके साझा भाव ने देश के लोगों को एक दूसरे से बांध दिया। कहते हैं जब हमारे देश की जनता को प्रताड़ित किए जाने लगा तो ऐसी भावना को लोगों के अंदर, जब ये ऐसी समस्या लोगों के अंदर उत्पन्न हुई तो उन्होंने क्या हुआ, ये भावना, ये जो भाव है उनके अंदर आए, एकता का भावना उत्पन्न हुआ और वे एक दूसरे से बनने शुरू हो गए। इसके उपरांत भी देश के प्रत्येक वर्ग और विभिन्न समूहों पर उपनिवेशों का समान रूप से प्रभाव नहीं हुआ। इनमें से प्रत्येक के अपने अनुभव थे, सभी के लिए स्वाधीनता का आशय भी अलग अलग था, यानी किसी के अधीन नहीं थे। फिर भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन्हीं सभी विभिन्न विचार वाले वर्गों और समूहों को संगठित किया और एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया। महात्मा गांधी जी कहते हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 1885 जन्मी हुई पार्टी है, जो सबसे पहले एक पार्टी का निर्माण किया, जो राजनीतिक दल है, ठीक है, राष्ट्रीय दल है। कहते हैं इसके एक समूह को संगठित किया, विशाल राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन भी उन्होंने किया। फिर भी इनकी एकता में कई ऐसी बातें थी जिनके कारण इनमें आपसी टकराव की संभावनाएं बनी रही। कहते हैं फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस आंदोलन के सामने एकता, यानी जब ये आंदोलन चल रहे थे तो उसमें उन्होंने सहयोग नहीं दिया और उनके अंदर ये भावना नहीं बनी और टकराव बना रहा। कहते हैं इससे पूर्व जिस पुस्तक का आपने अध्ययन किया था उसमें 20वीं शताब्दी के दशक से पूर्व राष्ट्रवाद के उदय का विवरण दिया गया। इस अध्याय में 1920 के बाद, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद,
उसमें ये बात कही गई थी। अब इसमें क्या, इस चैप्टर पुस्तक में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, 1920 की राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन और सविनय अविद्या आंदोलन के बारे में यहाँ आपको जानकारी प्राप्त होगी बच्चों। कौन सा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ उसके बारे में, और सविनय आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन की गति प्रदान करने में किस प्रकार से प्रयास किए, देश के विभिन्न सामाजिक समूहों ने स्वाधीनता के इस आंदोलन में अपनी क्या भूमिका अदा की, और राष्ट्रवाद ने देशवासियों की कल्पना में एक नई उड़ान दी। इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, महात्मा गांधी जी के दो आंदोलन, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन और सविनय अविद्या आंदोलन। ठीक है बच्चों। पहला विश्व युद्ध, कहते हैं 1919 ईस्वी के बाद वर्षों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देश के अनेक नए क्षेत्रों में भी फैल गया था। कहते हैं इसमें कई नए सामाजिक समूह सम्मिलित हो गए और साथ ही संघर्ष के नए तरीके सामने भी आ रहे थे। देश में हुए इन परिवर्तनों और उनके परिणामों हम इस अध्याय में समझने का अवसर प्राप्त होगा। प्रथम विश्व युद्ध, भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। कहते हैं प्रथम विश्व के कारण देश की नई संकटपूर्ण राजनीतिक आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई। कहते हैं 1800 इसके फलस्वरूप देश के रक्षा बजट में बहुत अधिक वृद्धि करनी पड़ी। रक्षा बजट में खर्च हुए धन की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर बाहरी देशों से कर्जा लिया गया और देश के लोगों के लिए जाने वाले करों में वृद्धि की गई। यानी जो हमारे देश के लोग थे उनसे क्या क्या कर लगाया गया, उन पर टैक्स ज़्यादा बढ़ाया गया, और कुछ काम करने के लिए बाहर के देशों से भी हमें पैसा लेना यानी कर्जा लेना पड़ा। उधर युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतों में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहते हैं तो बहुत स्थिति बदली। फिर कहते हैं यहाँ तक कि कीमतें दोगुनी हो चुकी थी। इस प्रकार की आर्थिक स्थिति के कारण लोगों को कठिनाइयों का निरंतर बढ़ती रही थी, जो कठिनाई थी वो बढ़ रही थी। इसी के साथ ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवानों को सिपाहियों के रूप में भी जबरन भर्ती किया जा रहा था, जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भारी गुस्सा था। 1918 से लेकर 1919 और 1920 से 1921 की अवधियों में देश के अधिकांश भागों में फसलें खराब हो गई थी, जिस कारण देश में खाद्य पदार्थों की भारी अभाव हो। खाद्य पदार्थ क्या होता है बच्चों, जो खाने वाली वस्तु है। इन्हीं विकट परिस्थितियों में देश के अधिकांश भागों में फ्लू की बीमारी भी फैल गई थी। फ्लू एक बीमारी हुई थी, ऐसे समय पर वो फैल गई थी। भोजन सामग्री के अकाल और इसी महामारी के कारण कितने ही लाख लोग मर गए थे। देश के लोगों की आशा था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत उनकी कठिनाई कमी आएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और स्थिति बिगड़ गई। काफ़ी समय तक लोगों को कठिनाई इस प्रकार बनी रही। देश की इन्हीं संकटपूर्ण स्थिति में ऐसे नए नेता का उदय हुआ जिसने स्वाधीनता आंदोलन में संघर्ष हेतु लोगों को संघर्ष का एक नया तरीका सिखाया। जब 1918 कहते हैं 18 में जब ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति थी और उसके बाद की स्थिति देखी गई कि भाई कैसे स्थिति बदलेगी, ऐसे समय पर ये समस्या नहीं बदली और ऐसे समय में एक ऐसा नेता आया, उसने स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष किया और संघर्ष का नया तरीका लोगों को सिखा दिया। क्या था? सत्याग्रह का विचार। पहला उन्होंने क्या विचार दिया? महात्मा गांधी जी ने, जो नेता थे उनका नाम क्या था? महात्मा गांधी जी। सत्याग्रह का आशय एवं इसके प्रभाव। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य की राह। कहते हैं सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना था। सत्य की राह पर चलना था, सत्य की खोज करना था। महात्मा गांधी जी के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार सत्याग्रह का आशय इस प्रकार था। नंबर 1 क्या था? यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो आपको अपने उत्पीड़न का मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं? यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, आप जो चाहते हो, आप दिल से चाहते हो, मन से चाहते हो, अगर वो ऐसा है तो आपको किसी भी कार्य को रोकने में कोई भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे पॉइंट में कहते हैं किसी भी प्रकार के प्रतिशोध की भावना, दूसरे से हीन भावना अथवा आक्रामकता का सहारा लिए बिना एक सत्याग्रही केवल अहिंसा के माध्यम से ही अपने संघर्ष को सफल हो सकता है। कहते हैं महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे। वो हिंसा करने वाले नहीं थे, वो प्रेम से बात करने वाले थे। वो अपने किसी भी कार्य को प्रेम से संपन्न कराते थे। कहते हैं इसके लिए अहिंसा के मार्ग से अपने शत्रुओं को चेतना से जोड़ना चाहिए। कहते हैं उनके अंदर ऐसी बात कह देनी चाहिए, ऐसी बातें विचार दे देने चाहिए जिसके अंदर उनके अंदर परिवर्तन आ जाए।
कहते न केवल शत्रुओं को अपितु सभी लोगों को हिंसा के माध्यम से ही सत्य को स्वीकार करने के स्थान पर सत्य को देखना और उसके सहज भाव को स्वीकार करने हेतु तो प्रेरित किया जाना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अपनाकर अंततः इस संघर्ष में सत्य की जीत होती है। आप सभी जानते हो सत्य की ही जीत होती है। जो सत्य की राह पर चलता है बच्चों, उसकी सत्य की जीत होती है। गांधी जी का यह अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधेगा। वो क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्मा। ये अहिंसा ही परम धर्म है। क्या कहते हैं इसमें सत्याग्रह का? महात्मा जी के विचार कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बल का हथियार था, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात कही गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध वह शक्ति नहीं है, सघन सक्रियता चाहिए। कहते हैं दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। कहते हैं इससे पहले 1920 से पहले अगर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन किया, कहते हैं वहाँ का जो वो निष्क्रिय नहीं हुआ था बल्कि वो सक्रिय आंदोलन था। निष्क्रिय मतलब समाप्त नहीं हुआ था, मतलब वो अब आगे की तरफ बढ़ रहा था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह अपने शत्रुओं का विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सत्याग्रह के अंदर महात्मा गांधी जी कह रहे हैं ये बात। क्या कहते हैं? फिर कहते हैं सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, साथ ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। इसलिए आत्मा से इसे जोड़ा गया है। कहते हैं आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है। लैस मतलब युक्त होती है। इससे प्यार को लो जलती है, बत्ती जलती है। आपने देखो अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अभी का अहिंसा परमो धर्मा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप के मुकाबला नहीं कर सकता था। ये दोनों देश ऐसे थे, इनके पास बहुत सारे शस्त्र थे, पर भारत के अंदर ऐसे शस्त्र नहीं थे। अंग्रेज युद्ध के देवताओं की उपासना अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते थे। वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया था। महात्मा गांधी जी के बताए मार्ग पर, सत्याग्रह के मार्ग पर चलने लगे थे। इस कारण वो लोग हथियार उठाने में सक्षम नहीं थे। सत्याग्रह का आंदोलन कहते हैं बिहार के चंपारण, गुजरात के खेड़ा और अहमदाबाद में गांधी जी। इनकी यहाँ पर ये दो इस तरीके 3 जगह के आंदोलन का नाम दिया है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपरांत गांधी जी ने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर सारे भारत का भ्रमण किया, घूमे। इस भ्रमण के समय उन्होंने देश के कई स्थानों पर अपना सत्याग्रह आंदोलन संचालित किया। इनमें 3 प्रमुख आंदोलन के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया गया है। कहते हैं चंपारण का आंदोलन जो बिहार में है 1916 ईस्वी में। डेट याद कर लेना बच्चों, क्या है इसमें सन 1916 में। यह आ जाता है मानचित्र का क्वेश्चन है। उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र में दौरा किया। वहां उन्होंने किसानों को दमनकारी बागवान व्यवस्था के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। क्या क्या उन्होंने वहां पे 1916 में बिहार के चंपारण में जो किसान थे वो दमनकारी नीति जो थी क्या थी, वो बागवान यानी बागों को जो देख रेख करते थे उसका विरोध उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया। कैसे? प्रेम के माध्यम से, बड़े प्यार के माध्यम से। फिर दूसरा उन्होंने क्या, गुजरात के खेड़ा में हुआ। वहाँ क्या हुआ 1917 में। कब हुआ? 1917 उसमें हुआ सन में। कहते हैं गांधी जी ने खेड़ा के नामक स्थान पर किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह आंदोलन के वहाँ प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे। लगान क्या होता है बच्चों? आज के समय पे कहें तो हो सकता है वो दूसरा रूप दे सकते हैं ठेका, पर पहले क्या होता था, जब किसान होता था, जो काम करने वाला होता था किसान, जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं होती दूसरे की ज़मीन लेकर, ज़मींदारों की ज़मीन को लेकर वो काम किया करता था, तो उस समय लगान दिया करता था। जिसके पास लगान देने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे समय में वो समस्या से प्लेग जैसी महामारी से ग्रसित थे। तो लगान क्या है? लगान वो प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने किसी किसान के खेत में, मैं किसान हूँ, मेरा खेत किसी और ने ले रखा है, वो जोतने वाले ने उसमें मान लो 10 कुंटल गेहूँ पैदा किए हैं और उसमें से 2 कुंटल किसके होते थे, यानी मेरे हो सकते हैं। वो क्या एक लगान होता था। आज के ज़माने में उसे क्या कहते हैं? ठेका, जो शुरू में दिया जा सकता है, जबकि सरकार उसमें जबरन लगान वसूल कर रही थी। ऐसे में क्या था, वो लगान सरकार भी वसूल कर रही थी और जमींदार भी वसूल कर रहे थे, क्योंकि फ्लैग की महाबीमारी थी, उसके कारण बहुत सारा नुकसान किसान को हो चुका था। वहाँ उस समय 1917 में गुजरात के खेड़ा में ये आंदोलन हुआ। अहमदाबाद में हुआ 1918 में। कब हुआ? 1918 में।
अहमदाबाद के सूती कपड़ा के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने के हिस्से के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। वहां पर इन्होंने क्या करा, जो सूती कपड़ा वाले थे उन लोगों के लिए आंदोलन उन्होंने किया। सत्याग्रह के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। कहते हैं सत्याग्रह का सिद्धांत आज भी संसार के संघर्षों के हल करने की सहायक और प्रासंगिक है, यानी आज भी जाने जाते हैं। इनमें निम्नलिखित द्वंद्वों के आधार पर समझा जा सकता है। हिंसा के मार्ग पर अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग ने नागरिक अधिकार आंदोलन तथा दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने रंग भेद नीति के विरुद्ध अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपना आंदोलन संचालित किया। महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह उन दो देशों के व्यक्तियों ने भी इसको अपनाने का प्रयास किया, अमेरिका के मार्टिन लूथर ने और दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, कई देशों ने आज भी लोग अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन और अनशन के माध्यम से संघर्ष करते हैं। आज भी देखा होगा बहुत सारे लोग इस कार्य को अपनाते हैं और बड़ी शांति तरीके से बैठकर अपना धरना प्रदर्शन या आंदोलन करते रहते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, सरकार पर अपनी बात को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का कार्य वो लोग करते हैं। अब चलते हैं, ये तो था इससे पहले सत्याग्रह। अब चलते रॉल एक्ट। ठीक है, रॉल एक्ट क्या था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में अपनी सफलता से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने 1919 ईस्वी में प्रस्तावित रॉल एक्ट के विरुद्ध एक देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन का संचालित करने का निर्णय लिया। भारतीय सदस्य के प्रबल विरोध के उपरांत भी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत शीघ्रता के साथ, कहते हैं, इस कानून को पारित कर दिया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासक हुआ करते थे। उन्होंने अपने इस कानून को बनाया और इस कानून के माध्यम से सरकार के देश के आंदोलनकारियों को राजनीतिक गतिविधि दमन करनी चाहते थे, क्योंकि ये ऐसा रोल एक्ट ऐसा बनाएगा जिसमें क्या है कि जो देश के आंदोलनकर्ता थे उनको ऊपर इस तरीके का आंदोलन ना करें, इसके विरोध में इस तरीके का नियम पारित किया गया, कानून पारित किया गया। कहते हैं राजनीतिक कैदी उस पर बिना मुकदमा चलाए ही 2 साल की जेल में रखा जा सकता है। इस प्रकार के अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी अहिंसा के तरीके से नागरिकों को अविचार चाहते थे। महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जब रॉल एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुआ तो देश के विभिन्न नगरों में रैलियां, जुलूसों का आयोजन किया गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले वर्गों ने हड़ताल कर दी। इस व्यापक जन आंदोलन की चिंता में रेलवे, टेलीग्राफ आदि सुविधाओं को प्रभावित हो जाने की आशंका सरकार भयभीत हो गई। फलस्वरूप अंग्रेजी आंदोलनकारियों ने दमन शुरू कर दिया। पंजाब के अमृतसर में अनेक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में महात्मा गांधी के प्रयोग से पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद 10 अप्रैल को पुलिस के द्वारा अमृतसर के शांतिपूर्ण जुलूस की गोली चला दी गई। ठीक है, फिर कहते हैं इसमें जलियांवाला बाग कांड का नाम दिया गया है बच्चों। इसमें आक्रोशित लोग बैंकों, डाकखाने, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। परिणामतः सरकार ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया। इसके बाद जनरल डायर ने कमान संभाल ली। कहते हैं बच्चों जलियांवाला बाग कांड में जब ये गोली कांड हुआ, वहाँ पे बहुत सारे जो जुलूस हमारे शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए और वहाँ पर इस तरीके मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। इसके बाद जनरल डायर ने वहाँ की कमान संभाली। जलियांवाला बाग कांड आ गया, जिसके नाम में ले रहा था बच्चों, क्या था? 13 अप्रैल को पंजाब में एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई। कहने में भी बड़ा कष्ट होता है बच्चों, ऐसी घटना घटित हुई। इस दिन पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल, इस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव के लोग सालाना बैसाखी के मेले को देखने के लिए जलियांवाला में पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो सरकार द्वारा पारित दमनकारी रॉल एक्ट के विरोध प्रकट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। कहते हैं यह मैदान चारों तरफ से बंद था और शहर के बाहर जाने के कारण वहाँ एकत्रित लोगों को पता नहीं था कि सरकार मार्शल लॉ लगा चुकी है। इसी के समय जनरल डायर ने अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ पहुंच गया। इसके बाद उसने बाग में बाहर निकलने सारे रास्ते बंद कर दिए और अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने जलियांवाला बाग में की भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाई। उनकी गोलियों में सैकड़ों लोग मारे गए। इनमें निर्मल हत्या के उपरांत भी बाद में जनरल डायर को यह कथन था कि उसने सत्याग्रही को मन में दहशत और आश्चर्य का भाव उत्पन्न करने और एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया है। देखिए बच्चों किस तरीके का काम जनरल डायर ने किया था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड खबर फैली तो उत्तर भारत के अनेक देशों में सड़कों पर लोग उतरने लगे। वहाँ इस हत्या के विरोध में हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस के मोर्चे लेने लगे। अनेक सरकारी इमारतों का द्वारा हमले किए गए। लोगों के कहते हैं आंतरिक और अपमानित करने के लिए अंग्रेज सरकार ने लोगों को इस कार्रवाई के निर्माता से कुचलने का रास्ता अपनाया।
आंदोलनकारी सत्याग्रह सड़क पर घिसिर के चले, जमीन पर अपनी नाक रगड़ने और अंग्रेजों के साहिबों को सलाम करने के लिए विवश किया गया। देखिए कितना बुरा हाल किया, लोगों को कोड़े बरसाए गए, पंजाब के गुजरावाला गांव में बम बरसाए गए, सब जगह हिंसा की कार्रवाई को देखते हुए महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। बहुत गंभीर बात। ऐसी समस्या जब उत्पन्न हुई, जलियांवाला बाग कांड को देखकर सरकार को यानी महात्मा गांधी जी को अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा। क्या कहते हैं इसमें, खिलाफत आंदोलन, उनका समर्थन और असहयोग आंदोलन के शुरू करने का निर्णय। इसमें संदेह नहीं कि राहुल एक का विरोध किया गया। सत्याग्रह आंदोलन का व्यापक आंदोलन था, फिर भी अभी भी मुख्य सत्याग्रह जो आंदोलन होता है उसे वापस ले लिया गया। मुख्य रूप से नगरों में, कस्बों में तक ये सीमित था। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि देश की ओर भी अधिक व्यापक रूप से जनाधार वाले आंदोलन संचालित किए जाएं। इसके लिए उन्होंने माना था कि तभी संभव है जब हिंदुओं और मुसलमानों के साथ लाया जाए, तभी यह आंदोलन सफल हो सकता है। इस समय खिलाफत का मुद्दा भी एक समस्या थी, यानी बहुत सारे लोग उसके खिलाफत में थे, खिलाफ बात को मानने वाले नहीं थे। ऐसे मुद्दे को भी उन्होंने समझाने का प्रयास, सुलझाने का प्रयास किया। गांधी जी को लगा कि इन मुसलमानों के समर्थन में इस खिलाफत के मुद्दे को उठाकर और समर्थन करके हिंदू एवं मुसलमानों के साथ लाया जा सकता है। उधर प्रथम इसके ओटोमन तुर्की पराजित हो चुका था, साथ ही यह अफवाह भी फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक गुरु खलीफा ओटोमन सम्राट को एक बहुत ही कठोर शांति संधि का स्वीकार करने के लिए विवश किया जाएगा। खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ युवा मुस्लिम नेताओं को इस मुद्दे में जन कार्रवाई की संभावनाओं को तलाशने के लिए महात्मा गांधी जी से मिले। इस संबंध में उन्होंने चर्चा शुरू की और उपरांत सितंबर में 1920 को महात्मा गांधी कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस के द्वारा नेताओं की इस बात को तैयारी कर लिया गया कि खिलाफत आंदोलन को संबोधित किया जाएगा और साथ ही स्वराज हेतु एक व्यापक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। कहते हैं कि खिलाफत का सहयोग आंदोलन का समर्थन किया जाएगा और असहयोग आंदोलन को शुरू इसमें किया जाएगा। असहयोग आंदोलन है क्या, ही क्यों, कहते हैं असहयोग ही क्यों। कहते हैं महात्मा गांधी द्वारा असहयोग के आशय और तरीका। 1919 में अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक हिंदू स्वराज की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के स्थापना भारतवासियों के सहयोग से ही संभव हो सकी थी। यह नहीं कि सहयोग के कारण अंग्रेजों का शासन चल रहा था। इसलिए यदि भारतीय लोग अंग्रेजों को दिए जाने वाले अपना सहयोग वापस ले ले तो यही एक साल ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, भारत में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। भाई आप भी जानते हो अंग्रेजों किस तरीके से आए थे, उन्होंने अपनी जमीन ली थी इसलिए वो आकर स्थापित हो गए। अगर व्यक्ति अपनी जमीन वापस ले ले तो वो उनका सम्राट ढह जाएगा और वो वापस चले जाएंगे और हमारे यहाँ स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का यह विचार आंदोलन के रूप में किसी प्रकार ले, इस संबंध में महात्मा गांधी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियों को वापस लौटा देना चाहिए। सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालत और विधायिका परिषद, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। यदि ऐसा करने पर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो इस आंदोलन के साथ ही व्यापक स्तर पर सविनय आंदोलन चलाया जा सकता है। अपने इस लक्ष्य की दिशा में 1920 में गर्मियों के महात्मा गांधी मुस्लिम नेता शौकत अली आंदोलन के समर्थन प्राप्त करने हेतु सारे देश की यात्रा पर निकल पड़े। उधर कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने भी देश की यात्रा पर निकल पड़े। असहयोग आंदोलन हेतु कांग्रेस नागपुर अधिवेशन की स्वीकृति मिली। वहां पर कांग्रेस ने नवंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन किया। वहां पर ये कार्य प्रस्तावित किया गया कि भाई इस आंदोलन का असहयोग आंदोलन किस तरीके से आगे इसमें बढ़ाया जाए, किस तरीके से इसमें कार्यक्रम किए जाए, किन किन लोगों इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। कहते हैं असहयोग आंदोलन किस प्रकार आगे बढ़ा, इसमें किन लोगों ने भाग लिया, इसमें देश के विभिन्न सामाजिक समूहों का सहयोग के विचार किस प्रकार लिए गए, इस संदर्भ में आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। असहयोग आंदोलनकारी जनवरी 1921 को शुरू हुआ। विभिन्न सामाजिक समूह में भाग लिया गया, परंतु इसमें प्रत्येक की अपनी अपनी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं थी। स्वराज के आह्वान को यद्यपि सभी ने स्वीकार किया, परंतु इन सभी के लिए स्वराज की आशाएं विभिन्न थी। कहते हैं आज़ादी के चाहने के लिए लोगों ने अपने अपने विचार रखे, सबने आह्वान किया और परंतु फिर भी सबकी आशाएं भिन्न भिन्न थी। शहरों में आंदोलन की शुरुआत मध्यम वर्ग से हुई। असहयोग आंदोलन का आरंभ शहर के मध्यम वर्ग की भागीदारी से हुआ। इन आंदोलन में शुरू होते ही हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। स्कूलों में हेड मास्टर और प्राध्यापकों ने अपनी नौकरी को त्याग पत्र दिया। वकीलों ने क्या किया, अदालतों में मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। मद्रास के अंदर
अधिकतर प्रांतों में परिषद चुनाव को बहिष्कार किया गया, परंतु मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग से प्रवेश के माध्यम से उन्हें सभी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। यह अधिकांश केवल ब्राह्मणों को प्राप्त हो पाते हैं। यदि यही कारण है कि इस पार्टी का चुनाव को बहिष्कार नहीं किया गया। आर्थिक मोर्चे का सहयोग, आर्थिक क्षेत्र में भी असहयोग आंदोलन का बहुत ही अधिक प्रभाव हुआ। इस समय विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानें पैकेटिंग की गई, कहते हैं, तथा स्थान स्थान पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। लोगों ने विदेशी कपड़े खरीदना बंद कर दिया। इस कारण परिणाम यह कि विदेशी कपड़ों का आयात आधा ही रह गया। देश के अनेक स्थानों पर व्यापारियों ने देश की वस्तुओं को बहिष्कार व्यापार करने और विदेशी व्यापार को अपना धन लगाने को मना कर दिया, जबकि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन अधिक व्यापक हुआ। कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा काम हुआ। लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम करने बंद कर दिए जिसके माध्यम से अंग्रेजी शासकों को इसका लाभ हो रहा था। कहते हैं इसमें क्या कहते हैं, अब असहयोग आंदोलन की गति धीमी होने के और उसके कारण। अब इस आंदोलन की जो गति थी वो धीमी क्यों हुई, ऐसा क्या कारण बने? भाई बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया असहयोग आंदोलन में। कहते हैं काफ़ी व्यापक रूप से आंदोलन फैलने के उपरांत धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। इस आंदोलन गति धीमी होने के कई कारण थे। इसमें क्या था, सर्वप्रथम कारण यह है कि खादी का कपड़ा मीलों से विशाल स्तर पर निर्मित होने वाले कपड़े की तुलना में अधिक महंगा था। जो खादी का कपड़ा था वो क्या था, महंगा था, और कपड़े क्या थे, वो सस्ते थे। इससे महंगे कपड़ों को निर्धन लोग नहीं खरीद सकते थे। उनके लिए मीलों में बनने वाले विदेशी कपड़ों का अधिक समय तक बहिष्कार करना पर संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन की धीमा होने का एक यह भी कारण था कि ब्रिटिश शासकों का अधिक समय तक बहिष्कार से लोग के सामने कई समस्याएं सामने आ रही थी। असहयोग आंदोलन का समय सफलता के लिए ये समय आवश्यक था कि वह वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं को भी स्थापना की जाए, जिसमें ब्रिटेन संस्थानों के स्थान पर उनमें प्रवेश लिया जा सके, परंतु वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत ही अधिक धीमी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थी और अध्यापक उन्हें अपने सरकारी विद्यालयों में वापस लौटने लगे। इसी प्रकार से वकीलों ने अपना सरकारी आंदोलन पहुंचना शुरू कर दिया, क्योंकि जब समस्या से लोग ग्रसित होने लगे, कोई और ऑप्शन नहीं मिला, धीरे धीरे लोग अपनी घर गृहस्थी से परेशान होने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ, लोग क्या हुए, वो अपने इस कार्य पे पुनः से वापस जाने लगे, विद्यालय खुलने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे और वकील भी अपनी अदालतों में जाने लगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इसका प्रथम भाग पढ़ा रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 है इतिहास का, भारत में राष्ट्रवाद। इससे अगली वीडियो में आपको इससे अगला हिस्सा पढ़ाया जाएगा, ग्रामीण इलाके में विरोध, यानी इससे ग्रामीण इलाकों में भी इसका भी विरोध किया गया। इसका सारा आगे प्रक्रिया आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।